खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर दो बेहद खास मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा ब्रिटेन से जुड़ा हुआ है। दरअसल ऋषि सुनक, जो कि प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, इस्लामिक धर्मगुरु जो हैं, अब उनकी एंट्री बैन रहेगी। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिंसा हुई है और जिस प्रकार से पुलिस और सांसदों के ऊपर हमले हुए हैं, उससे ब्रिटेन चिंता में है। लेकिन क्या बात यह सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित है या फिर पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है हमास के समर्थन में हुए प्रदर्शनों से? इसको समझना होगा, क्योंकि हाल ही में फ्रांस की तरफ से भी एक ऐसे ही मौलाना को आउट किया गया जो फ्रांस के खिलाफ ही साजिश रचने में लगा हुआ है। तो क्या इस्लामोफोबिया इस वक्त यूरोप में पहुंच रहा है या वाकई में इन दावों में सच है? इसे डीकोड करने की आज कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ बात चीन की भी होगी, क्योंकि चीन ने अपने डिफेंस बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। चीन जिस प्रकार से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, उसके निशाने पर साफ तौर पर चंद देश हैं। उनमें पहला नाम ताइवान का है, दूसरा नाम जापान का है, तीसरा मेरे हिंदुस्तान का है, फिर 7 समुंदर पार अमेरिका जो बैठा है उसका नंबर आएगा। तो चीन के इरादे क्या हैं, इसको समझना होगा। भारत की तैयारियां क्या हैं, इसको भी डिकोड करना होगा। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। जब यूक्रेन में लड़ाई हो, कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु नहीं आ सकेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में फैल रहे कट्टरवाद से घबराए पीएम सुनक। पाक, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया पर खास नजर। हमास को मिले समर्थन ने यूरोप को दी टेंशन। बड़ी खबर आपको बता दें, कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु नहीं आ सकेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में फैल रहे कट्टरवाद से घबराए पीएम सुनक। पाक, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया पर खास नजर रहेगी। हमास को मिले समर्थन ने यूरोपीय देशों को टेंशन दे दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, कट्टरपंथी इस्लामिक धर्मगुरु नहीं आ सकेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन में फैल रहे कट्टरपंथ से सुनक चिंतित हैं। पाक, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया पर जो है उनकी खास नजर, यहां से आने वाले कट्टरपंथियों पर खास नजर रहेगी। हमास को मिले समर्थन ने यूरोप को टेंशन दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको जानकारी दे दूं, उसके बाद सुनक ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए हम चीजों को एक बार समझ लेते हैं। द डेली टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में बढ़ते कट्टरवाद से पीएम सुनक परेशान हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के धर्मगुरुओं पर अब बैन लगा दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल, कतर और टर्की, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इनसे बचा गया है। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में कई प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों के दौरान ब्रिटेन के सांसदों के ऊपर हमले हुए, साथ ही साथ कई पुलिस अधिकारियों पर भी हमले हुए। बात ब्रिटेन की नहीं, अगर जर्मनी की आप बात कर लें, आप अमेरिका की बात कर लें, आप फ्रांस की बात कर लें, तो हमास के समर्थन में जो प्रदर्शन हुए हैं उन्होंने यूरोपीय देशों को टेंशन में डाल दिया है। लेकिन क्या यह इस्लामोफोबिया है या कुछ और है, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुनक ने क्या कुछ कहा, जरा पहले आप वो सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। Forces here at home trying to tear us apart. Since October the 7th, there have been those trying to take advantage of the very human angst that we all feel about the terrible suffering that war brings to the innocent, to women and children, to advance a divisive, hateful ideological agenda. And I want to speak directly to those who choose to continue to protest. Don't let the extremists hijack your marches. You have a chance in the coming weeks to show that you can protest decently, peacefully, and with empathy for your fellow citizens. Let us prove these extremists wrong and show them that even when we disagree, we will never be disunited
from our common values of decency and respect. And yes, you can freely criticize the actions of this government, or indeed any government. That is a fundamental democratic right. But no, you cannot use that as an excuse to call for the eradication of a state or any kind of hatred or anti-Semitism. This week, I've met with senior police officers and made clear it is the public's expectation that they will not merely manage these protests, but police them. And I say this to the police: we will back you when you take action. But if we are asking more of the police, we in government must also back up that call with action. To that end, this month the government will implement a new, robust framework for how it deals with this issue. तो समझना होगा कि क्या इस्लामोफोबिया का शिकार यूरोप हो चुका है, या फिर हमास के समर्थन में जिस प्रकार से यूरोप के अंदर प्रदर्शन हमने देखे हैं, जिस प्रकार से पुलिस और सांसदों के ऊपर हमले देखे हैं, यह डर वाजिब है। इसको समझना होगा। समझाने के लिए दो खास मेहमान आज हमारे साथ, मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू, लंबे वक्त बाद आज समय दिया आपने, शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी, शुक्रिया। जय हिंद राजेश। मेजर जनरल पीके सहगल सर, इस्लामोफोबिया का शब्द मेरे मुंह से निकल गया और मुझे लगा मैं इसी से आज चर्चा की शुरुआत करता हूं। जिस प्रकार से हमने यूरोपियन देशों में हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में जो तेवर देखे वहां पर लोगों के, उसके बाद आज ऋषि सुनक का यह बयान जो कल आया था, इसे हम किस प्रकार से देखें? क्या यह इस्लामोफोबिया है या वाकई में यूरोप के अंदर, क्योंकि फ्रांस ने भी एक्शन लिया है, यूरोप के अंदर चिंताएं बढ़ रही हैं? सर, ये सवाल जो आपका है बहुत अहम सवाल है। पिछले 30-40 साल से यूरोप जो है काफी से ज्यादा चिंतित है। उनका फर्टिलिटी रेट जो है गिर रहा है और मुस्लिम लोग जो वहां पे बसे हुए हैं उनका फर्टिलिटी रेट बहुत बढ़ रहा है, जिससे साफ तौर पे नजर आ रहा था कुछ सालों से कि आने वाले समय में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, ब्रसल्स वगैरह, इनमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है और डेमोक्रेटिक हक के मुताबिक वास्तव में वहां सरकार और प्राइम मिनिस्टर, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम हो सकते हैं। जहां तक ब्रिटेन का ताल्लुक है, वहां अनेकों जगह हैं जहां आज भी ब्रिटिश पुलिस जाने से डरती है। वहां कंप्लीटली दबदबा है मुस्लिम्स का। इसी को निगाह में रखते हुए बड़े देर से चिंता थी। जहां तक हमास के समर्थन में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ 7 अक्टूबर को, पूरे यूरोप के प्रधानमंत्री वगैरह उधर पहुंच गए, सब ने समर्थन किया और सब ने कहा हमास ने जो कार्रवाई की बड़ी निंदनीय है और हम हर प्रकार से इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन उसके बाद में जिस माफी की बर्बरता इजराइल ने दिखाई है, जिस माफी का जेनोसाइड का है, जिस माफी का जुल्म ढा रहे हैं, वास्तव में उसी को निगाह में रखते हुए, क्योंकि यूरोपियन देशों ने ज्यादा आवाज नहीं उठाई, अभी साफ तौर पे उनको नजर लग रहा है कि जिस माफी की बेहुदी दिखा रहे हैं, जिस माफी की लैक ऑफ ह्यूमननेस दिखा रहे हैं इजरायली, उसको निगाह में रखते हुए जी अभी यूरोपियन पब्लिक जो है अपने नेताओं को कह रहे हैं व्हाई आर यू स्टिल सपोर्टिंग इजराइल। और इसी माफिक बाइडेन को भी अभी खतरा लग रहा है कि अगली इलेक्शन में यूथ उनके खिलाफ हो रहे हैं। साफ तौर पे बाइडेन भी जो अंधाधुंध उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका समर्थन वहां की पॉपुलेशन नहीं कर रही। और यही वजह है, मुख्य वजह है इस पैनिक की वजह, क्योंकि इस समय उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जैसे कि मैंने कहा ब्रिटेन में अनेकों जगह है, लंदन में भी अनेकों जगह है, मैं कई बार वहां गया हूँ, जहाँ पे ब्रिटिश पुलिस भी, स्कॉटलैंड यार्ड भी जाने से डरता है। वहां कंप्लीटली दबदबा जो है मुस्लिम का है। और मुस्लिम जो है साफ तौर पे फ्रांस को कई बार कह चुके हैं, ब्रिटेन को कई बार कह चुके हैं, वेट फॉर 15 to 20 years, जहां हर समय हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, हमारी सरकारें होंगी, हम डेमोक्रेटिकली मेजोरिटी में आ जाएंगे। आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते, हम अनेकों बच्चे पैदा कर रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर विमेन, नॉट अस। और इसी को निगाह में रखते हुए पिछले 20-25 साल से चिंता थी, लेकिन वास्तव में भी जो चिंता है वह आसमान को छूनी शुरू हो गई है। हर मुस्लिम जो यूरोपियन देश है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, चाहे नीदरलैंड है, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वो वास्तव में भी घबराए हुए हैं और अभी से वो मुस्लिम की इमिग्रेशन को रोकना चाहते हैं। प्लस बड़े पैमाने पर जो मुस्लिम्स हैं
और जो इलीगली आए हुए हैं उनको वहां से निकालना चाहते हैं। और यही इसी वजह से को निगाह में रखते हुए ऋषि सुनक ने स्टेटमेंट दी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स को निगाह में रखते हुए वहां के लोग जो है जी। फिर भी वोट बैंक की वजह से मुस्लिम लोगों को चुनते हैं, क्योंकि उन बहुत बड़ी बड़ी जैसे क्या उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और कुछ इलाकों में तो उनके सपोर्ट के बिना वहां का कोई सांसद जीत ही नहीं सकता। इसीलिए एट द टाइम ऑफ इलेक्शन जो इस साल वहां होने वाली है, बोथ द टोरीज एज वेल एज द लेबर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्ट के लिए उनका हर प्रकार से समर्थन करते हैं। तो तभी उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी सरकार हो, चाहे उनकी सरकार हो चाहे आने वाली सरकार हो, उनका डेमोक्रेटिक राइट है इसका विरोध करना, लेकिन वास्तव में ये खतरा जो है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एंड वो राइटली सो, अगर इसको इस समय भी अगर यूरोपियन नेशन नहीं जागे तो इट विल बी टू लेट। ओके सर, चलिए मैं फिर आता हूं आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनक को आपने भी सुना, तमाम जानकारी मैंने भी ग्राफिक्स के जरिए साझा करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि पीसफुली आप प्रदर्शन करिए, डिसेंट तरीके से आप प्रदर्शन करिए, इनकार नहीं है, लेकिन आप की जो हरकतें हैं वो चिंताजनक है। अगर आप ब्रिटेन के सांसदों के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इसकी इजाजत आपको कतई नहीं दी जा सकती, वो भी उस मुल्क के लिए जो ब्रिटेन से लगता नहीं है। आप हमस के लिए जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और हमला जो है वो हमारी पुलिस पे कर रहे हैं, तो मंजूर नहीं है। किस प्रकार से सुनक की इन चिंताओं को देखेंगे आप? देखिए राजेश जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये जो बयान दिया है, ये जो वो एक निर्णय ले रहे हैं कि जो कट्टरवादी इस्लामिक जो भी धर्मगुरु इत्यादि हैं, जो इस तरीके के विचार रखने वाले लोग हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनको ब्रिटेन में एंट्री नहीं देंगे। ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा और एक टाइमली डिसीजन है। और जैसा कि सहगल सर ने कहा, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि यदि उन्होंने अब नहीं किया, ये स्टेप इस तरह के अब नहीं लिए, तो फिर ये बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, इट विल बी टू लेट। और एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन अभी उन्होंने उठाया है। और एक इस्लामिक कट्टरवाद को लेकर के जिस तरीके से पूरे विश्व में चिंताएं हैं, वो जाहिर है कि वो बहुत ही स्पष्ट है। और अभी आप देखिए तो विश्व में जो तथाकथित जो धर्मगुरु इस्लाम धर्म के नाम पर जिस तरीके से एक रिलीजियस डिवाइड पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से वो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिशों के बारे में अनेक तरीके के प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि जो युवाओं का ब्रेन वॉश होता है, युवा जो है वो किसी एक इस्लाम धर्म को लेकर के इतने ज्यादा कट्टर और इतने ज्यादा वो अतिवादी हो जाते हैं कि वो आतंकवाद के रास्ते पे चले जाते हैं जी। और उसका भी हाल का परिणाम आपने देखा कि इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया गया। और जाहिर है कि अगर इजराइल और के ऊपर जो आतंकी हमले के पीछे की अगर साजिश की मैं थोड़ा बात करूं कि अवश्य करना आवश्यक है यहाँ पे, तो ये जो हमला है ये इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में जो एक संबंधों को सामान्य करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, तो बातचीत प्रक्रिया चल रही थी, एक इंटीग्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसको तोड़ने के लिए किया गया। ये जो कट्टर इस्लामिक जो ताकतें हैं, ये कभी भी नहीं चाहते कि सभ्यताओं के बीच में टकराव, वो चाहते हैं कि ऐसा वैमनस्य बना रहे, ताकि जो है उस वैमनस्य की आधार पर वो अपने जो एजेंडे को बढ़ाएं और अन्य धर्मों के खिलाफ घृणा हिंसा का वातावरण बनाए। और ये खतरा भारत के लिए भी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को आपके दर्शकों के सामने रखना भी चाहूंगा कि भारत में भी इस तरीके की बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि कट्टर इस्लामिक रास्ते पर चलते हुए पूरे देश में एक वैमनस्य का वातावरण बनाना चाहते हैं। अभी जो रामेश्वरम बेंगलुरु कैफे में जो घटना हुई, जिस तरीके की ऐसी अनेक साजिशें हम देखते हैं, उसको लेकर के भी भारत के लोगों को भी इस संदर्भ में आगाह होने की आवश्यकता है और इस तरीके के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अदरवाइज भारत में भी वही चीज हो सकती है, इट विल बी टू लेट, यदि अभी ये स्टेप नहीं लिए गए। तो ये मुझे लगता है राजेश जी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। मैं उनकी आपके चैनल के माध्यम से इसकी बधाई भी दूंगा और इस बात के लिए आपके इस अपील भी करूंगा कि अन्य जो देशों को, लोकतांत्रिक राष्ट्रों को, ऐसे राष्ट्र जो कि पूरे विश्व में सभ्यताओं के बीच में संवाद देखना चाहते हैं, शांति सुरक्षा और व्यवस्था को देखना चाहते हैं,
वो इस तरीके की जो कट्टरवादी ताकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए आगे बढ़े। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, बहुत राजनीति जरूरत ऊपर भी है कभी सर। जाए। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मेजर जनरल पीके सहगल सर, एक चीज सोचनी होगी, ये जो लोग यूरोप में बसे हैं जाकर इनको सोचनी होगी कि जब सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, गजा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका के तमाम देश जल रहे थे तो कोई भी ऐसा मुस्लिम देश नहीं था जो सामने आया और इनको पनाह दी, और जिन्होंने इनको पनाह दी अगर उनको ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो आने वाला वक्त में कोई भी देश अपने दरवाजे नहीं खोलेगा। फिर आपने बिल्कुल सही कहा, जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स हुई है मुस्लिम देशों में हुई है, और इसको करने वाले कौन थे? प्राइमरली अमेरिका की वजह से ही इजिप्ट, पहले क्या कहते हैं, लिबिया में, फिर इराक में, और फिर सीरिया में, फिर यमन में जी। ये कार्रवाई हो रही है। और यहाँ से जितने भी लोग पनाह किए हैं, किसी भी मुस्लिम कंट्री ने एक भी इनका शरणार्थी को एक्सेप्ट नहीं किया। यूरोप में लेबर प्रॉब्लम थी और यूरोप इनको बड़े पे लेते रहा। अगर आपको याद होगा, जब जो प्रीवियस जर्मनी की प्राइम मिनिस्टर थी, उनका नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा जी, उन्होंने इनिशियली बहुत लोगों को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उनको साफ तौर पे नजर आने लगा थोड़ी देर के बाद में कि वो वास्तव में खतरा है उनके लिए भी और बाकी यूरोप के लिए भी। और बाद में उन्होंने कहा और कोई फर्दर हम नहीं लेंगे। इसी को निगाह में रखते हुए स्वीडन ने, नॉर्वे ने, फिनलैंड में लिए, लेकिन उनको साफ तौर पे नजर आना शुरू किया कि ये लोग जो है उनके लिए सबसे बड़ा फ्यूचर खतरा बन रहे हैं और बड़े पैमाने पर प्रोलिफरेशन कर रहे हैं, जिससे उनकी आबादी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात होती थी। मिडिवल सेंचुरीज में जबरदस्त क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थी बिटवीन द क्रिश्चियन वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। फिर कहा जा रहा था जो अभी ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ये असंभव है, लेकिन अभी फिर से साफ तौर पर नजर आ रहा है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन इतने बड़े पैमाने पर बढ़ रही है, और साथ में इन देशों में जिन्होंने उनको पनाह दी वहां कट्टरपंथी एक्टिविटीज को कर रहे हैं, बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं अपने समर्थन में। फ्रांस ने बुरखे को बैन किया है, और वहां क्या कार्रवाई हुई आपको मालूम है जी। इसी माफिक नॉर्वे में, फिनलैंड वगैरह में, स्वीडन में कुछ पाबंदियां लगाई गई, बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे तोड़फोड़ हुई। और उन देशों में जिन्होंने उनको पनाह दी, ऐसे में सबके होश और सबको अकल आ गई है कि ये बहुत गलत कार्रवाई की थी उनकी पिछली सरकारों ने, और अभी समय आ गया है अगर यूरोप को बचाना है, अपने देश को बचाना है, तो कड़े से कड़े कदम उठाए जाए। और मैं संजीव जी से बिल्कुल सहमत हूं कि इशारा हिंदुस्तान की तरफ भी है, हिंदुस्तान के लिए भी ये बढ़ता खतरा है। और मुझे पक्का यकीन है कि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है इसको कड़ी नजर रखी हुई है, कड़ी निगाह रखी हुई है। इसी की वजह से आपको याद होगा, एक जाकिर नायक है जिसको हिंदुस्तान पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मलेशिया में छुपा हुआ है, और हमारी बड़ी कोशिश की जा रही है उसको मलेशिया से एक्सट्राडाइट किया जाए, ताकि इस माफी के जो रिलीजियस लीडर्स हैं वास्तव में वो रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वहां के युवकों को रेडिकलाइज कर रहे हैं और टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम दैट नॉट ओनली इंडिया इज फेसिंग बट एंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग ब्रिटेन इज फेसिंग। और इसी को निगाह में रखते हुए ऋषि सुनाक ने साफ तौर पे कहा है, जो पहले समय थोड़ा भी कह चुके हैं, मैक्रोन मुझे भी कह ब्रेक चुके पे हैं, जाना है, और लेकिन नॉर्वे उससे के पहले प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं। ठीक है संजीव जी, जल्दी से मैं एक पॉइंट आपका समझना चाहूंगा, क्या यूरोप को क्लीन चिट दी जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि यूरोप को क्लीन चिट दी जा सकती है, क्योंकि एशिया के अंदर अगर देशों में कोई विवाद है और मिडिल ईस्ट के इन हालातों के लिए कि लोगों को उठकर यूरोप जाना पड़ा है, तो उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और ब्रिटेन ही हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां पे जंग भड़की हो और ये दोनों देश वहां पे मौजूद ना हो? साहब राजेश जी, ये भी तो समझना होगा, जिम्मेदार तो यही लोग हैं। जी देखिए राजेश जी, वो सारे फैक्टर्स, ऐतिहासिक फैक्टर्स और जो गलतियां अमेरिका ने और यूरोपीय देशों ने की वो तो अपनी जगह है, लेकिन और उसको हमें स्वीकार करना होगा कि वो उस तरह की गलतियों की वजह से अनेक तरीके की ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि जिससे कि वर्तमान की समस्याएं सामने आई हैं। लेकिन जो ये कट्टर इस्लामिक रेडिकल जो एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह के तथाकथित धर्म गुरु हैं, इस तरीके की घृणा और हिंसा को फैलाने वाले जो आतंकी तत्व हैं, आतंकी सोच रखने वाले जो इस तरीके के लोग हैं, इनके ऊपर लगाम लगाना सख्त आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। और यूरोप ने जो गलतियां तो की, लेकिन यूरोप के जैसा कि सर ने चर्चा की कि जर्मनी की जो चांसलर एंजेला मर्केल थी,
या उसके अलावा कुछ अन्य ऐसे जो तथाकथित जी। जो एक ऐसी सोच रखने वाले नेता कि जिसमें कि वो जो आतंकी कट्टरवादी सोच को वो इग्नोर करने की उनकी जो एक वो तथाकथित उदारवादी जो नीति रहती है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसे लोगों को बहुत मौका दे दिया कि वो उन्होंने अपने पांव जो है पूरे यूरोप में पसार लिए हैं। अपने देश में भी तुष्टीकरण की नीति के आधार की वजह से यहाँ पर भी ऐसे मौके दिए गए हैं। और लेकिन ये जो तुष्टीकरण की नीति हो या तथाकथित उदारवादी नीतियां हो, आतंकवाद को इग्नोर करने की नीति हो, अतिवाद को इग्नोर करने की नीति हो, उसको त्यागना होगा। यदि विश्व में सभ्यताओं के बीच में संवाद स्थापित करना है तो इस तरीके की जो एक नकारात्मक सोच रखने वाली जो तुष्टीकरण अपीजमेंट करने वाली जो नीतियां हैं उसको हमें त्यागना होगा। तभी जाकर के इन कट्टरवादी इस्लामिक जो ताकतें हैं, आतंकी तत्व हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। चीन ने 7% बढ़ाया अपना डिफेंस बजट। $230 अरब हुआ चीन का सैन्य बजट। चीन की बढ़ती ताकत दुनिया के लिए खतरा। भारत से 3 गुना ज्यादा है चीन का डिफेंस बजट। चीन ने 7% बढ़ाया अपना डिफेंस बजट। $230 अरब हुआ चीन का डिफेंस बजट। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, $230 अरब हुआ चीन का सैन्य बजट। चीन की बढ़ती ताकत दुनिया के लिए बड़ा खतरा। भारत से 3 गुना ज्यादा है चीन का डिफेंस बजट। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए जानकारी मैं आपको दे दूं और उसके बाद फिर सीधा पीके सहगल सर के पास चलते हैं। ड्रैगन का सैन्य बजट, डिफेंस बजट में 7% की बढ़ोतरी। $230 अरब हुआ चीनी डिफेंस बजट। $842 अरब अमेरिका का डिफेंस बजट, यानी कि चीन से 3 से 4 गुना ज्यादा अमेरिका का भी डिफेंस बजट है। ये हमें समझना होगा। $78 अरब भारत का सैन्य बजट। भारत से 3 गुना ज्यादा चीन का डिफेंस बजट, चीन से 3 गुना ज्यादा अमेरिका का डिफेंस बजट। ड्रैगन का बजट दुनिया को डरा रहा। भारत अमेरिका के साथ चीन का तनाव है। फिलीपींस, ताइवान और जापान से भी तनाव है। 2027 चीनी पीएलए के 100 साल पूरे हो जाएंगे और कयास है कि ताइवान पर कब्जे की कोशिश ये वो वक्त होगा जब चीन करेगा, क्योंकि शी जिनपिंग को भी अपने नए कार्यकाल के लिए जाना होगा। 2050 तक सुपर पावर बनना चाहता है चीन। हिंद प्रशांत महासागर में अब काफी एक्टिव चीन हो चुका है। हाईटेक सैन्य तकनीक पर चीन काम कर रहा है। स्टील्थ सैन्य विमान और युद्धपोतों का निर्माण जो है लगातार जारी है। लेकिन हम मेजर जनरल पीके सहगल सर के पास चलेंगे। सर, जो पॉइंट मेरे लिए यहां पे समझना बहुत जरूरी है, लगातार सैन्य बजट में बढ़ोतरी उस वक्त भी जिस वक्त खबरें आ रही हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था जो है डामाडोल है, लेकिन फिर भी आर्मी के अंदर निवेश लगातार जारी है। मैंने 2-3 पॉइंट कहे कि ताइवान, हिंदुस्तान और जापान तीनों ही नजदीक हैं। अमेरिका फिर भी 7 समुंदर पार है। अगर यह डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है, लगातार युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है, स्टील्थ विमान बनाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे कोई तो एम होगा सर। तमाम आर्मी एक एम लेकर चलती हैं कि यस, ये हमारा टारगेट है, इसे हमने अचीव करना है। क्या आप चीन का एम देख पा रहे हैं सर इसके पीछे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये सवाल मेरे से पूछा है। आपको 3-4 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले, जब से चीन आजाद हुआ है 1949 से, उसने अमेरिका को अपना दुश्मन नंबर 1 समझा है और वो अमेरिका को साफ तौर पे जानता है कि अगर वास्तव में वो सुपर पावर के रूप में उभरना चाहता है तो उसको एक ना एक दिन अमेरिका के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। अमेरिका का जो डिफेंस बजट है $842 बिलियन, वो नंबर 2 से लेके नंबर 10 देशों का कंबाइंड बजट से अमेरिका का अकेला बजट ज्यादा है। दूसरा, चीन के जो दुश्मन है वो काफी से ज्यादा है और उनमें से जो दुश्मन है, ना तो इंडोनेशिया, ना वियतनाम, ना ताइवान या इंडिया, कोई भी पुश ओवर नहीं है। अगर चीन समझता है कि आसानी से इनके ऊपर इनके ऊपर हमला करके कुछ कार्रवाई कर सकता है, ये चीन की गलतफहमी है। चीन आज के माहौल में इन किसी भी देशों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता आसानी से, और इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की तो उसको बिल्कुल उसी माफी के परिणाम होंगे जैसे रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, इजराइल और हमास का हो रहा है। वो जमाने चले गए जबकि छोटा देश जो है हार जाता था लड़ाई। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखो तो छोटे से छोटे देश भी दुनिया के बड़े से बड़े देश से नहीं हारे। वियतनाम ने फ्रांस को हराया 1954 में,
फिर उन्होंने 77 और 78 में या 79 में अमेरिका को हराया। इराक में अमेरिका गए, 11 साल वहां रहे, अपनी इज्जत बचा के भागे। 16 साल वो अफगानिस्तान में रहे और किस माफिक वहां से भागे आप सब जानते हैं। जहां तक सोवियत यूनियन है, वो अफगानिस्तान में आया और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की वजह से टूट गया और उसके टुकड़े हो गए। बहुत सारी कंट्रीज उससे अलग हो गई। इसी को निगाह में रखते हुए चीन की जो चिंता है, जो है बजट से काफी से ज्यादा चिंता है, क्योंकि चीन की पॉलिसी एग्रेसिवनेस है, चीन की पॉलिसी एक्सपेंशनिस्ट है। चीन पूरे 9 डैश लाइन तक, दैट मींस 1200 किलोमीटर साउथ ऑफ पूरे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना को कहता है मेरा अपना पानी है, इसके ऊपर की एयर स्पेस मेरी है। लेकिन दुनिया के जो लोग हैं, काफी देश जैसे ऑकस खड़ा हो चुका है, ये हमारा क्वाड खड़ा हो चुका है, इसी माफिक दुनिया के और देश हैं वो साफ तौर पे चीन को एक किस्म से वार्निंग दे रहे हैं कि जो ग्लोबल कॉमन्स हैं उनके ऊपर इंक्लूसिवनेस, उनके ऊपर ट्रांसपेरेंसी, जो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। हमको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। हमारा डिफेंस बजट जो है 78 बिलियन डॉलर है, जिसको आहिस्ते आहिस्ते और बढ़ा रहे हैं। काफी ज्यादा फौज को मजबूती दी गई है पिछले कुछ सालों में, 8 सालों में, एयरफोर्स को, नेवी को। वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ नॉट डिफेंडिंग आवरसेल्व्स। हमारे पास केवल डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, अभी हमने ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी खड़ी कर ली है, 2 स्ट्राइक कोर खड़े कर दिए। और क्योंकि हमने आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया करना शुरू किया है, वास्तव में हम काफी ज्यादा दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहे हैं। और चीन को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि अगली कोई भी लड़ाई होगी वो इंडिविजुअली बाय इटसेल्फ हिंदुस्तान से नहीं जीत सकता। इसीलिए उसकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि वो 2 फ्रंट वॉर हिंदुस्तान के खिलाफ करे और पाकिस्तान को भी अपने साथ जोड़े। पाकिस्तान साफ तौर पर जानता है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकता। उसकी आर्थिक हालत जो है, उसकी मिलिट्री पोजीशन जो है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। और जहां तक अमेरिका और ताइवान का ताल्लुक है, चीन को साफ तौर पर पता है, अमेरिका ने पहली बार ही अपनी एम्बिग्युइटी दूर की है और कहा है कि अगर तो पीसफुली आप इंटीग्रेट करते हो ताइवान को तो हमको कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर आपने चीन को, ताइवान को इन्वेड करने की कोशिश की तो वास्तव में अमेरिकन फोर्सेस जो है इंटरवीन करेंगी और इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होता। इसी माफिक अगर जापान के ऊपर चीन अटैक करता है तो जापानीज आर, एज आई सेड, आर नो पुशओवर्स। बहुत सारे देश और ज्वाइन कर लेंगे। इसी माफिक वियतनाम के ऊपर कार्रवाई करता है। अगर आपको याद होगा 79 में चाइना ने कोशिश की थी वियतनाम को लेसन सिखाने के लिए और लेसन उसने खुद सीख लिया था। डोकलाम में जो चाइना ने कोशिश की और हमको कहा, ये तो क्या, मैं आता हूं सर, फिर आता हूं आपके पास। संजीव जी इंतजार करें। जी संजीव जी, जो पॉइंट सर ने कहा, बड़े अहम पॉइंट सर ने बताए, तो क्या चीन ये समझ रहा है कि यस, अगर मैं ताइवान की तरफ जाऊंगा, जापान की तरफ जाऊंगा, वियतनाम की तरफ जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कई फ्रंट खुल जाएंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना तैयार कर ली गई है, दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना उनके पास मौजूद है, सबसे मजबूत वायुसेना बनाने की चक्कर में वो लगातार लगे हुए हैं। तो क्या इस हिसाब से चीन जो है, शी जिनपिंग अपनी फौज को तैयार कर रहे हैं? और क्या वाकई में 2027 जब 100 साल होंगे, कहा जा रहा है कि उससे पहले शी जिनपिंग ताइवान को लेकर कोई एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी चौथी बार जब जाना होगा अपने चुनाव में तो ये बताना होगा कि यस, मैंने अपने कार्यकाल में ये उपलब्धि हासिल की है। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जैसा कि सहगल सर ने कहा, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें कुछ और ऐड करना चाहूंगा कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अति महत्वाकांक्षी हो चुके हैं और वो चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ऐसा लगता है कि चाइना ड्रीम हासिल करने का समय आ गया है। एक समय ऐसा हुआ करता था जब डेंग जियाओपिंग चाइना के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस समय वो कहा करते थे और इस तरह की बातें कही जाती थी कि हाइड योर एबिलिटीज और बाइड योर टाइम। और ये जो वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, इनको ऐसा लगता है कि इनका अब समय आ चुका है और अभी चाइना को एग्रेसिव, असर्टिव बिहेव करना चाहिए और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि वो समय समय पे कहते भी रहे हैं। और अपने पूरे ताकत को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए अपने जो एम्बिशंस को हासिल करना चाहिए, जिसमें ताइवान भी ऑब्वियसली एक उनका एम्बिशन है, उसको ऑक्युपाई करना और उसके साथ साथ पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर अपना डोमिनेशन स्थापित करना, साउथ चाइना सी के 90% भाग को अपने टेरिटरी के तौर पर इस्तेमाल करना और किसी को वहां पर आने जाने की अनुमति न देना
जो कि एक ये जो साम्राज्यवादी इंपेरियलिस्ट सोच है उसको वो दिखाना चाहते हैं। और जाहिर है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो उनकी भारत और चाइना बॉर्डर एरियाज हों, चाहे वो सेंकाकू आइलैंड्स हों, चाहे वो अन्य जो टेरिटरीज हों, वहां पर वो अपने डोमिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं। शी जिनपिंग इतने शातिर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि जब उन्होंने सत्ता संभाली 2013 में, जब वो राष्ट्रपति बने, तो उसके बाद उन्होंने अपना एक सिग्नेचर प्लान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर के आए और उन्होंने पूरे उपनिवेशिक काल के जो उपनिवेशवादी सोच थी उसको अपनी नीतियों में डालते हुए राष्ट्रों को कर्ज देने की नीति पर वो चले और अनेक राष्ट्रों को डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की और बहुत से राष्ट्रों को फंसा भी लिया है। आप देखिए, आप पाकिस्तान उनके ट्रैप में है। तो शी जिनपिंग बेहद महत्वाकांक्षी है, अति महत्वाकांक्षी है, चाहे वो चाइना मिलिट्री कमीशन हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हो, सब एक ही आदमी के पास है और वो है शी जिनपिंग। उन्होंने अपने कार्यकाल को असीमित काल तक बढ़ा लिया है। उनको ऐसा लगता है कि जीवन पर्यंत वो वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो ये जो अति महत्वाकांक्षा है उसका ये परिणाम ये हो रहा है कि चाइना का जो व्यवहार है वो बहुत ही आक्रामक और अग्रेसिव हो रहा है। डोमेस्टिक स्तर पर राजेश जी मैं अवश्य चर्चा करना चाहूंगा कि डोमेस्टिक स्तर पर उन्होंने अपने सभी विरोधियों को बिल्कुल से वाइप आउट कर दिया है। बहुत सारे लोगों का डिसअपियरेंस हो गया है। अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा उद्योगपति, जैक मा जैसा उद्योगपति क्यों ना हो, चाहे वो कोई बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर कोई एक शब्द भी और एक स्टेटमेंट भी अगर वो उनके खिलाफ दे देता है तो वो 3 महीने के लिए कहाँ चला जाएगा उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये जो घरेलू स्तर पर भी देखिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए तो शी जिनपिंग एक बेहद तानाशाही प्रवृत्ति वाले नेता बनकर के उभरे हैं। मैं हमेशा आपकी चैनल पर भी मैंने कहा मैं बस आऊंगा संजीव जी, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं और मैं एक मिनट के लिए आप दोनों के पास आना चाहता हूं एक और पॉइंट लेके। पीके सहगल सर, जिस वक्त चीन की हम बात कर रहे हैं, आज ही एक और अहम खबर आई कि मालदीव और चीन के बीच एक मिलिट्री एग्रीमेंट हुआ है, सैन्य समझौता हुआ है, जिसमें चीन ने कहा है कि हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे। इसे आप कैसे देखेंगे सर? 1 मिनट में कंप्लीट कर दीजिएगा, बस 1 मिनट सर प्लीज। वास्तव में जो चीन और मालदीव की बढ़ती यारी दोस्ती है, इससे हिंदुस्तान कड़ी नजर रखे हुए, अमेरिका ने कड़ी नजर रखे हुए इस समय चिंताजनक है। लेकिन जहां वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर आक्रोश शुरू हो चुका है। उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लाना चाहती है और वो साफ तौर पे जानते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो काफी से ज्यादा नाराज है कि वो कंप्लीटली प्रो चाइना हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि वहां बड़ा लाजमी है कि आप प्रो मालदीव्स हो, और प्रो मालदीव्स अगर होना है तो आपको अपने आप को हिंदुस्तान और चीन के बीच में अलग, इनके आपसी विवाद से अलग रखना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त वहां नाराजगी है कि चीन को उन्होंने इजाजत दी एक अपने जहाज को लाने के लिए वहां पर, और अभी चीन की ये बात मान ली कि हम आपको सैनिक सहायता देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ साथ उन्होंने 12 एम्बुलेंस वगैरह भी दिए। इससे बहुत ज्यादा और बड़े पैमाने पर मालदीव की मदद कर रहे हैं पिछले कई सालों से हिंदुस्तान। अभी भी आप देखो, हिंदुस्तान ने जो चीन के लिए सहायता का बजट बनाया है पिछले बजट से बहुत ज्यादा है। तो वास्तव में हिंदुस्तान क्लियर इशारा कर रहा है कि वी आर फ्रेंड्स ऑफ पीपल ऑफ मालदीव, वी आर नॉट अगेंस्ट यू। और आपके प्रेसिडेंट जो है वो इस माफी की कार्रवाई कर रहे हैं जिसका नतीजा आपके लिए भारत के खिलाफ है। बस सर माफी चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट बचा है मेरे पास। संजीव जी, मैं आखिरी पॉइंट जो आपसे समझना चाहता हूं, संजीव जी, फ्री कुछ नहीं होता और शी जिनपिंग फ्री में कुछ नहीं देते। मुइजू को श्रीलंका की तरफ एक बार देख लेना चाहिए था, और अगर दिल ना भरता तो एक तरफ पाकिस्तान की तरफ देख लेते तो चीजें समझ आ जाती। 1 मिनट का समय सर, जल्दी से संजीव जी। जी बिल्कुल, मुइजू गलत रास्ते पर चल रहे हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान तो थोड़े दूर हैं। यदि वो अपने पुराने राष्ट्रपति यमीन का ही हश्र अगर देख लें तो उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ज्यादा चाइना के साथ नजदीकी बढ़ाने का क्या परिणाम हो सकता है। मालदीव की जनता यमीन को जिस तरीके से थ्रो आउट उन्होंने किया, उसी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि मुइजू को भी जो है आउट कर दे, और जो भारी इंडिया आउट वगैरह का जो नारा दे रहे हैं कहीं उनके लिए बहुत भारी ना पड़ जाए। ये बात स्पष्ट रूप से दिखती है। अभी आप देखिए तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के अपोजिशन वहां प्रस्ताव ला रहा है और उसके बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। भारत के समर्थक बड़ी संख्या में वहां पे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में लीडर्स हैं जो कि भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं। बड़ी संख्या में वहां के लोग भारत से अच्छे संबंध चाहते हैं, और उनको यदि इग्नोर करके मुइजू चाइना की गोद में अगर जाकर के बैठने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि उसका बहुत ही खराब नतीजा उनकी सरकार तो ये मालदीव के लिए हानिकारक होगा। जी माफी चाहूंगा सर, समय का थोड़ा सा अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का।
मेजर जनरल पीके सहगल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दो अहम मुद्दों पर मेरे दर्शकों को और मुझे तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, लेकिन इसके बाद